हेलो एवरीवन, जल्दी फटाफट आ जाओ। देखो मैं लाइव हूँ। जरा देखो एक बार। चलिए, आज मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा आपको वोकैबुलरी एक बार कुछ समझा दूँ कि कैसे आपको वोकैबुलरी भी करना है। और शाम का क्लास आज मैंने शिफ्ट किया 10 बजे, क्योंकि शाम को आज पूरे मुखर्जी नगर के सारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोग सब आपस में मिले हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आगे कैसे हम लोग सारे प्रिकॉशंस के साथ क्लासेस चलाएंगे। और बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना और मुखर्जी नगर में हर तरह के इंतज़ाम के साथ, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ हम क्लास चलाएंगे। ये हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे से डिसाइड करके सारे इंस्टीट्यूट्स के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है आज शाम को। लेकिन उसके चक्कर में आज शाम का क्लास मेरा नहीं हो पाया, तो मैंने अभी वोकैबुलरी लिया है आपके लिए। और वो वोकैबुलरी मैं शुरुआत करूँगी ईडियम्स एंड फ्रेजेस से, ताकि आप एक बार देख सको कि भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे याद कर सकते हो। सुनो ध्यान से। ईडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे पहले याद रखना, आपका जो वॉल्यूम 1 है उसके लास्ट में ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2 चैप्टर्स है। एक तो ईडियम एंड फ्रेजेस मीनिंग के साथ है, दूसरा ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंस में कैसे उसको यूज करते हैं उसके साथ है। ईडियम्स और फ्रेजेस याद रखना बहुत आसान होता है, और उसका रीज़न क्या है कि उसको इमेजिन करना बहुत आसान है। जैसे एट 6s and 7s आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई 6-7 चीज़ें उधर पड़ी है, 6-7 चीज़ें उधर पड़ी है, रूम बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे इमेजिन करो, यानी इन डिसऑर्डर। अगर मैं कहूँ भाई उसकी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना हिंदी में झंड हुई पड़ी है तो वही चीज़ है कि एट 6s and 7s का मतलब हुआ वही अस्त व्यस्त। जैसे अगर कोई कहना चाहेगा भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो कह सकता है माई लाइफ इज़ एट 6s and 7s, यानी इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, chaos, डिसऑर्डरली मैनर जो होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, एट 6s and 7s। अगर मान लो आप एकदम आखिरी क्षण में अपना रिवीजन कर रहे हो और याद कर रहे हो, जैसे मेरा बेटा करता है। कल एग्जाम है तो रात को करीबन 11-11:30 बजे कहता है कि मम्मी मॉडल्स पढ़ा दोगी। मैंने कहा कि भाई एग्जाम कब है, तो कहता है कल है। तो उससे पढ़ना मुझसे कब है, एट द 11th hour। He came to understand what are modal verbs at the 11th hour। 11th hour का मतलब है आखिरी क्षण में, at the very last moment। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम थोड़ा पॉजिटिव माहौल में बात करें कि एकदम एन वक्त पर हो गया, तो इन द निक ऑफ टाइम भी कहते हैं, है ना। इन द निक ऑफ टाइम एक और है, यानी एन मौके पर। हाँ, एट द 11th hour का मतलब है एकदम आखिरी क्षण पर। देखो मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपको दिया हुआ है ताकि आप समझ सको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लीप इन द डार्क। बेटा अंधेरे में अगर आप कूदोगे तो क्या होगा, पैर हाथ भी टूट सकता है ना, पता नहीं नीचे क्या है, राइट। तो वही है लीप इन द डार्क। इसका मतलब है बिना जाने कुछ करना। अगर मैं कहूँ भाई पहले बातचीत कर लो, आपको पता नहीं कौन आदमी है वो, और आप उसको अपना मकान रेंट पे दे रहे हो, डू नॉट लीप इन द डार्क। यहाँ पे अरेंज मैरिज क्या है, अरेंज मैरिज में आपको कुछ भी पता नहीं होता है उस लड़के के बारे में या उस लड़की के बारे में। इट इज़ जस्ट लीपिंग इन द डार्क, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, ऑल इन वन। बेटा सबका मीनिंग पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इसलिए खाली समझो, सब लिखा हुआ भी है, राइट। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, ऑल इन वन। जैसे हमारे पास जब बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, तो वो फाउंडेशन बैच में पहले ही एडमिशन हमारा फुल हो चुका होता है। हमें अभी ही टेंशन है कि भाई नेक्स्ट एडमिशन जो नेक्स्ट फाउंडेशन बैच है उसमें हम एडमिशन कैसे कहाँ बिठाएंगे बच्चों को, क्योंकि पहले से एडमिशन फुल है। क्योंकि बच्चे जो आते हैं ना वो ऑल इन वन बैच मांगते हैं।
कि भाई मुझे सब कुछ पढ़ना है, मुझे एक बैच बता दो। जैसे हमारा कॉम्बो बैच आता है, ऑल इन वन बैच, है ना। ऑल इन वन मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही में। अब एक पंगा है, आप बैच मांगोगे हम ऑल इन वन दे देंगे, लेकिन अगर कहोगे मैम मुझे ऐसी लड़की चाहिए ऑल इन वन, तो बेटा ऐसी कामना बिल्कुल मत करना। और खासकर अगर आप लड़की हो तो ऐसी कामना बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने बेटा ऐसी कामना की थी, उसे ऑल इन वन चाहिए था। तो कृष्ण ने कहा कि इतने सारे गुण एक मर्द में नहीं होते, तुम्हारे पास क्या होगा? उसे भगवान ने कहा कि इसके 5 पति होंगे, है ना। तो 5 पति क्यों मिले? क्योंकि उसने जो कामना की थी, उसने सारे गुणों की कामना कर दी। कहा भाई सारे गुण एक में नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए ये ऑल इन वन के चाहत में द्रौपदी के 5 पति हो गए, राइट। हाँ, लड़के कहेंगे मैडम हाई ऐसी कामना करने पर क्या 5 पत्नियां मिलेगी? तो बेटा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पत्नी ही पूरे बाल उड़ा देती है आपका 40 पहुँचते पहुँचते। तो 5 पत्नियों को पालना बहुत मुश्किल है। तो लड़का हो या लड़की हो, ऐसी कामना कभी मत करना, राइट। बैक टू स्क्वायर वन, ये क्या है? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले वहीं पहुंच गए वापस, है ना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये भी है, देखो ड्राइंग बोर्ड, जहां से शुरुआत किया था गोटी खेलना वहीं पहुंच गए। इसका मतलब है कि आप बैक टू जीरो, जहां से शुरू किया वहीं से। जैसे आईएएस के स्टूडेंट्स, कभी कभी मुझे बहुत ख़राब लगता है उन लोगों को देख के। बेटा वो प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू देने के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर से प्री देते हैं, यानी फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। तो जैसे मेंस का ये इंटरव्यू का रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट में उसका नहीं हुआ, वो बहुत हताश इसलिए होते हैं बिकॉज दे नो दैट दे विल बी बैक टू स्क्वायर वन। एक लड़का लिख रहा है आई विल मैनेज। बेटा मैनेज नहीं कर पाओगे, मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ, मैनेज नहीं कर पाओगे। बेटा एक नारी पूरे जिंदगी पर भारी पड़ती है, राइट। इसलिए एक से अधिक का सोचना भी मत। नेक्स्ट आप बैट 1000। बेटा अगर आप 1000 रन कोई जानते हो प्लेयर बना लिया, इसका मतलब है कि अब तो उसका जगह बन गया ना। हाँ, और अगर जगह बन चुका है टीम में, इसका मतलब है कि अब उसकी लाइफ तो सेट हो गई। तो बैट 1000 का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। वंशित बेटा 2 वीडियोस मैंने लोड किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों वीडियो में कंप्लीट हमने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर दिया है। इसी चैनल के इंग्लिश बाय नीतू मैम में आप जाइए, वीडियो सेक्शन पे दोनों वीडियोस हैं। पहला भी कुछ दिन पहले का है और कल का एक है, और एक बहुत बढ़िया एक मूवी हमने बनवाया है, शॉर्ट फिल्म, केडी लाइव में जाकर ज़रूर देखना। बेटा वो एकदम जो सही स्टोरी है एक स्टूडेंट का, किस तरह से वो एक लाला के चक्कर में इतने ज़्यादा उस पर कर्ज, बेटा कर्ज जितना लेते हैं ना ये लोग, उस पर उससे ज़्यादा ब्याज चढ़ जाता है। तो कैसे उसके चक्कर में पड़ा था, कितनी मुश्किल से निकला है, और मुश्किल निकलना नहीं हुआ, बस उसका जैसे ही सिलेक्शन हुआ वो लाला ने उसको सब कुछ ख़त्म छोड़ दिया, सब कुछ माफ़ कर दिया। और वो स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक स्टूडेंट पे है। अब मैं स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसने मुझे कहा है मैम आइडेंटिटी रिवील मत करना, क्योंकि गांव में अब वो लाला भी वहीं रहेगा, मैं भी वहीं रहूँगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे संबंध खराब हो, क्योंकि मेरी माँ को भी वहीं रहना है, तो इसलिए हम आइडेंटिटी रिवील नहीं किए वहाँ का। लेकिन बहुत बढ़िया स्टोरी है, केडी लाइव में जाना, जीवन संघर्ष करके वो स्टोरी कल ही हमने लोड किया है, देख लेना। चलो नेक्स्ट आओ, बैट 1000 मैंने क्या कहा, इसका मतलब है कि बहुत कामयाब होना, राइट। बाय द डजन्स देखते हो कई बार लड़कियां कहती है तुम जैसे तुम्हारे दर्जनों मिलेंगे, है ना, मतलब आई विल गेट बॉयज लाइक यू बाय द डजन्स, है ना। इतनी भारी बेइज्जती होती है, क्या बोलती है वो कि तुम जैसे दर्जनों मिलेंगे, यानी लार्ज नंबर में मुझे आप जैसे लड़के मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब वेरी चीप एंड ईजली अवेलेबल,
वेरी चीप एंड ईजली अवेलेबल, वो है बाय द डजन्स। ठीक है, क्लियर? क्या लिख रहे हो बेटा तुम लोग? बेटा जय श्री राम, नाइट बॉट, पढ़ाई कर लो ना बेटा। ठीक है, तुमसे ज्यादा कट्टर हिंदू मैं हूं, लेकिन बेटा पढ़ाई के समय में पढ़ाई, पूजा को सिर्फ दिल में रखो और दिमाग में मत लाओ। भगवान को सिर्फ दिल में रखो, दिमाग में नहीं। पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। क्या लिख रहे हैं? फाउंडेशन 41 फाउंडेशन लिया है, मुझे क्लास नोट्स चाहिए। बेटा kdpublication.com से जाके ले लो। हाँ, एक और बुक आया है अभी, CHSL 2022। बेटा पूरा कंप्लीट इसका इंग्लिश का सेट मैंने प्रूफ रीड करके पूरा कंप्लीट किया है। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस बहुत अच्छे से प्रूफ रीडिंग हुआ है इसका। इसीलिए अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खरीद रहे हो CHSL का, तो 2022 का बाइलिंगुअल है Tier 1 का। ये पूरा कंप्लीट 36 सेट से सॉल्व पेपर्स, ये KD पब्लिकेशन का है। kdpublication.com में जाके ले लेना। चलो नेक्स्ट आओ, हो गया बाय द डजन्स। देखो पहले हम इडियम्स एंड फ्रेजेस इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा सिनोनिम्स वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। ठीक है, क्लियर? अरे 17 साल की और 35 इयर्स की वुमेन से प्यार हो गया है। शिवम ये भी शिवम है। शिवम तुम तो नहीं करा रहे हो मैसेज अपनी तरफ से? हाँ शिवम, चुपचाप से, ठीक है ना, एकदम भूत समझ के उसको एकदम सरपट उल्टे पैर भागो अपने घर के तरफ। बेटा सिर्फ 17 साल के हो तुम, ठीक है? उसको अंदर करा दोगे, चलो वो बेचारी महिला अंदर हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब पहला पत्थर फेंकना। सुनो ध्यान से, क्या बेटा कास्ट द फर्स्ट स्टोन क्या होता है? देखो शिवम, बात क्या है ना बेटा, तुम अभी 17 साल के हो, तुम्हारा जो हार्मोन है ना बेटा वो उछाल मार रहा है, और ये सब गलतियां हो जाती है, लेकिन ये हमारी एज में आते आते आपको महसूस होगा हमने बहुत भारी भूल कर दी। आप ये सब काम मत करो और अपने आप को कंट्रोल करो। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जो उनका मान सम्मान है उसके साथ मत खेलो। प्लस तुम्हारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपने ये कहा है और अगर सही में ये प्रॉब्लम है, मेरी सलाह मानो, बिल्कुल पलट के मत देखो उसके तरफ, क्योंकि तुम्हें मैं बताती हूँ बेटा, तुम अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रेशियस हो। कुछ भी ऐसा मत करो जो बाद में तुम्हें खुद शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने ये क्या किया था। ठीक है, इसीलिए ऐसा काम नहीं करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। चलिए वापस आइए। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो देखोगे ना कुछ इस्लामिक कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहाँ पे है ना ये पत्थर फेंक के जान, पत्थर मार मार के जान से मार देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सजा मिलती है ना किसी को भी, तो मान लो सजा में हुआ है कि इसको पत्थर मार के जान से मार दिया जाएगा। पहला पत्थर वो फेंकता है उसके तरफ जिसने उस पर वो इल्जाम लगाया था, यानी पहला इल्जाम लगाने वाला के लिए इस्तेमाल हुआ द वन हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन। अगर मैं कहूं ये तो तुम थे जिसने सबसे पहले मुझ पर इल्जाम लगाया, तो मैं क्या कहूं? इट वॉज यू हु कास्ट। कास्ट का तीनों फॉर्म बेटा सेम है, द फर्स्ट स्टोन, यानी पहला इल्जाम तो तुम्हारी तरफ से लगा था। ठीक है, तो क्या कहूंगी? इट वॉज यू, ठीक है, हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन। देखो कैच 22, आगे कुआं पीछे खाई। देखो बेटा व्हाट्सएप का कॉल आएगा, मेरे पर मैसेज करोगे तो आपके पास कॉल आ जाएगा। कैच 22, अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि भाई आगे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, पीछे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। देखो डेविल एंड द डीप ब्लू सी के बीच में कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई। बेटा इसमें एक और ईडियम है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। और एक और है बिटवीन स्किला एंड SC
एक सेकेंड यार, एंड कैरिब्डस, यानी टू डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में फंसना, ये है Catch-22 on the horns of dilemma between Scylla and Charybdis, between the devil and the deep blue sea. देखो, right? Clear? नेक्स्ट आओ, किक वंस हील्स। अगर आप बैठे हो खाली बेटा पैर हिलाते रहोगे तो ऐसे ऐसे पैर मारते रहोगे, दैट इज टू किक योर हील्स। खाली बैठे हो, है ना, टाइम काट रहे हो बस, देखो ना, पास टाइम आइडली। और इसके साथ एक और इडियम है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। अगर मैं बैठूं खाली, अगर मैं कहूं खाली मत बैठो, तो कहूंगी डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? वो क्या बुक परचेज कैसे करें बेटा? एक ही तरीका है, kdpublication.com, नहीं तो डेकोमार्ट। यूपीएससी करना चाहते हो, इंग्लिश वीक है बेटा, अगर 12th पास हो, इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी करना चाहते हो तो आप स्पोकन ले लो। स्पोकन भी नहीं, कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, उसमें आपका स्पोकन हो जाएगा। एनवीएस के लिए कौन सा बैच लूँ बेटा? कोई भी प्री का बैच ले लो, कोई भी प्री का बैच लो। चलो, सॉरी प्री बोलती हूँ, सॉरी प्री नहीं, कोई भी जो इंग्लिश स्पेशल का बैच हो वो ले लो। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट, व्हील एंड वो। बेटा व्हील का मतलब ही सुख होता है, वो का मतलब ही दुख होता है। इसका मतलब सुख और दुख में अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ है कहीं यहाँ पे? नहीं है। इन द व्हील एंड वो, ups and downs of life। देखो, सुख और दुख में फायर ब्रिगेड डैश द क्राउड। बेटा इसमें आप ऑप्शन दोगे तब ना, डिस्क्रीट तो नहीं चलेगा, डिस्क्रीट बिल्कुल नहीं होगा, डिस्पर्स्ड द क्राउड होगा सौरभ, अगर ऑप्शन में डिस्पर्स था तो, क्योंकि फायर ब्रिगेड आएगा ना बेटा तो सारे क्राउड को हटा देगा, तीतर बीतर करेगा। ठीक है, 42 बैच के बारे में रोहित बता दूंगी क्लास खत्म होने दो। डे इन एंड डे आउट, क्या कहा मैंने? व्हील एंड वो, सुख और दुख। आई विल स्टैंड बाय यू इन योर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी उतार और चढ़ाव, इन द व्हील एंड वो ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना, यानी कि थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब है चाहे अच्छा समय आए चाहे बुरा समय आए। देखो, डे इन डे आउट, कई कई दिन तक लगातार। अगर मैं कहूँ भाई वो कई कई दिन तक लगातार मुझे मैसेज करता रहा, he called me up and messaged me, day in day out, कई कई दिन तक। डे इन डे आउट, दिन होता था, दिन बाहर निकलता था, फिर दिन आता था, फिर दिन खत्म। इसका मतलब कई कई दिन तक लगातार। देखो, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, फिफ्थ व्हील। बेटा गाड़ी 4 पहियों पर चल जाती है बड़े आराम से। अब आप कहोगे ना मैं 5वां पहिया भी लगाऊंगा, तो बेटा वो यूजलेस होगा, कोई काम का नहीं। इसीलिए फिफ्थ व्हील का मतलब होता है जिसके बिना भी काम चल जाए। अगर कोई बहुत अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, आप कहोगे भाई यू आर द फिफ्थ व्हील ऑफ अवर कंपनी, मतलब तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा, तुम एक्स्ट्रा में हो। फिफ्थ व्हील समझ जाएगा वो क्या, कि भाई मेरी यहाँ कोई खास ज़रूरत नहीं है। ओवर द एट, इसका होता है एक और इडियम, हाईली ड्रंक, इनेब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, वन टू मैनी। ये इतने इडियम्स है इसके। 8 पैग लगाने के बाद आदमी को होश रहता है ना, तो क्या कहोगे? ही इज ओवर द 8, इसका मतलब हाईली ड्रंक, है ना, इनेब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, इसका मतलब
बहुत ज़्यादा पिया हुआ, 1 too many। इसका मतलब एक पेग, अच्छा एक और लगा लो, फिर too many हो जाता है ना। इसीलिए इसको कहते हैं 1 too many, over the 8। इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, अब ड्रिप का याद रखो, जैसे एक ड्रॉप डाला किसी ने मुंह में किसी के, अब उसे प्यास लगी है, आप एक ड्रॉप डालोगे, अब फिर 10 मिनट रुक के फिर एक ड्रॉप डालोगे, उस बेचारे को कोई संतुष्टि होगी? नहीं। उसका प्यास बुझेगी उसकी? नहीं, है ना। और आप क्या कर रहे हो, एक ड्रॉप डालते हो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक ड्रॉप डालते हो, यानी ड्रॉप भी तुरंत तुरंत नहीं डाल रहे हो, इसका मतलब उसकी प्यास तो बुझेगी ही नहीं। दिस मीन्स बहुत थोड़ा और बहुत देर देर में, है ना। जैसे अगर कहोगे भाई सरकार देखो ना किसानों के लिए कितना कुछ कर रही है, और अगर मैं कहूँगी भाई कुछ नहीं कर रही है, द फार्मर्स आर गेटिंग सपोर्ट इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, कहोगे अच्छा इसका मतलब है थोड़ा सा मिलता है और कई दिनों तक नहीं मिलता, फिर थोड़ा सा मिलता है ना। देखो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, विथ बेटेड ब्रेथ, ईगरली, एंशियसली, सांस रोक कर, भाई जल्दी हो जाए, जल्दी आ जाए रिजल्ट। कई लोग देखते हो ना, कई बच्चों को पूरा वो वीडियोग्राफी करते हैं कि हम रिजल्ट देख रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट आया खुश हो गए। पता नहीं वो कैसे इतना वीडियोग्राफी कर लेते हैं, या करते भी है कि वो सारा ऐसे ही सिर्फ रहता है बाद का, जिसको कहते हैं ना प्लान्ड नहीं। क्योंकि जिस समय आपका रिजल्ट आता है, आप जब लैपटॉप खोलते हो, रिजल्ट देखते हो, तब तक आपकी सांस ही उखड़ी रहती है ना। आई सॉ द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ, आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ। इसका मतलब सांस रोक के मैं इंतजार कर रहा था। बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है वेरी ईगर एंड एंशियस। क्लोवन हूफ, बेटा एक स्टोरी है, उस पर है कि जो शैतान था ना, जिसको इंग्लिश में सैटन कहते हैं, इंग्लिश में शैतान कहते हैं, है ना। उसका जो हूफ था, हूफ मतलब वो शैतान जो उसके खुर होते हैं ना, तो जानवरों के जो खुर होते हैं देखना ऐसे रहेंगे, है ना, ऐसे करके, आधा ऐसे रहेंगे आधा ऐसे रहेंगे। तो वो एक साइन था कि भाई ये जो है ना ये शैतान है, यानी डेविल है। तो इसीलिए क्लोवन हूफ का मतलब होता है ईविल इंटेंशन, यानी कि जो गलत इंटेंशन है। अगर मैं कहूँ भाई वो बहुत स्वीट साउंड करता था, बट आई सॉ हिज क्लोवन हूफ, वो बहुत ही स्वीट लगता था बात से, लेकिन मैंने उसका ईविल इंटेंशन भांप लिया था। देखो समझ में आया, क्लियर, राइट। चलो ये हो गया हमारा पूरा ईडियम्स। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जैसे CHSL 2022 का है ना, CGL 2022 का 40 सेट्स था, और वो पूरा कंप्लीट 40 सेट्स के सारे टेस्ट पेपर्स की प्रूफ रीडिंग मैंने की थी। अभी 2-3 दिन से इंस्टीट्यूट हमारा बंद है, क्योंकि वो जो मुखर्जी नगर में एक अग्निकांड हो गया, उसके बाद से सारे हम लोग बंद रखे हैं। इसके पहले हम लोग सारा का सारा अपने पूरे बिल्डिंग्स का फायर का पूरा सारे नॉर्म्स दुरुस्त कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खोलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन और लग जाएगा। कल पूरी रात बैठ के मैंने 2016 से 2022 तक का जो टेस्ट पेपर्स बनाया था, कल फाइनल प्रूफ रीडिंग मैंने किया रात में। तो उसमें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का CGL, और अभी 2022 का CHSL भी मैंने प्रूफ रीड किया, तो वो भी मिलाया। फिर मैंने कहा कि भाई गोल्डन रूल्स में मैंने तो निचोड़ के वही रूल्स पढ़ाए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है, जिसमें इस बुक में भी 90% जो ग्रामर के क्वेश्चन है उसी से, तो वो गोल्डन रूल्स भी उसमें लगवा दे रही हूँ। वो बहुत फर्स्ट क्लास बुक निकलेगा, जिसमें CGL और CHSL के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस वो मैंने प्रूफ रीड किए हैं। प्रूफ रीड क्या, जब बन के आता है फिर उसका चेंज करती हूँ मैं, बहुत सारा चेंजेस करती हूँ, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मेरा टाइपिस्ट भी थक जाता है, कहता है मैडम मुझसे अच्छा तो आप ही बना देते हैं, सो इतना प्रूफ रीडिंग कर देते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद एक संतुष्टि रहती है कि बच्चे के पास सही जा रहा है, तो वो आप इंतज़ार करना, बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, चलिए मैसेज कर रहे हो टेक्निकल प्रशांत, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं पर रिप्लाई नहीं आ रहा। बेटा रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं आता, फिर आपको कॉल आता है प्रशांत,
ठीक है, आप सबका व्हाट्सएप में आगे भेजती हूँ स्क्रीनशॉट, फिर उसमें कॉल आता है आपको। चलो अब आ जाओ, मैं आपको अब आगे का वोकैबुलरी दिखा दूँ। और आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो कराने जा रही हूँ सारे रूट्स को, जितना रूट्स हो पाएगा रूट्स कराऊंगी, और अगर रूट नहीं होगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। चलिए ये एक बात बताओ, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रही हूँ आपको? अब बनो सिर्फ यार से। यस, चलिए मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोग को कोई मैसेज, क्योंकि इसमें तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा, पीडीएफ में डाल देती हूँ टेलीग्राम में। आ जाओ, नेक्स्ट देखो, क्रोनो। बेटा क्रोनो का मतलब टाइम होता है, याद रखना, ये रूट है समय का। और जो लॉजी होता है ना, जब भी लॉजी देखो समझ जाना है ये स्टडी पढ़ने का रूट है। और यहां देखो क्रोनो, क्रोन, ये सब है क्या बेटा, सब समय से रिलेटेड है। ठीक है, सिन का मतलब होता है सेम, सेम। सिनोनिम में क्या पढ़ते हो, सेम मीनिंग पढ़ते हो ना, राइट? सिनोनिम में सेम मीनिंग पढ़ते हो। आई थिंक जो मैंने बुक ले ली है आपकी वो भी फुल चेंज हो गई होगी। राजीव यादव, अगर मेरा प्रूफ रीडिंग किया हुआ बुक रहता है ना बेटा, तभी वो फाइनल छपने जाता है, वरना वो छपता ही नहीं है, इसीलिए फुल चेंज नहीं होता। सीडीएस के लिए तो पढ़ा रही हूँ बेटा, सीडीएस एसएससी के सारे एग्जाम सबके लिए। देखो सिन का एंटोनिम हो गया असिन, राइट? ऐसे सिनोनिम का एंटोनिम होता है, लेकिन एंटोनिम बना है एंटी से, एंटी मतलब अपोजिट होता है। आ जाओ, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ कराऊंगी, शांत रहो। अभी देखो, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, लॉजी मतलब स्टडी। इसको क्रोनोलॉजी मत बोलना, इट्स क्रोनोलॉजी। ये होता है द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन। कई लोग कहते हैं ना भाई क्रोनोलॉजी देखिए, क्रोनोलॉजी बोलना है ना, कोई भी इंसिडेंट भाई क्रोनोलॉजी देखो ना, किसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जरा उसके बाद देखो घटना क्या हुई, यानी वो किस ऑर्डर में हुई है उसको देखो ना। यानी स्टडी ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑन विच दे हैपेंड इज क्रोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक रहे। जैसे एक सांस की बीमारी है, दमा हिंदी में कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में बेटा अस्थमा नहीं कहते हैं, उसको एस्मा कहते हैं। TH वहाँ पे साइलेंट है ना। आप कहोगे भाई साइलेंट है तो रखा काहे था, एनीवे एस्मा होता है ना। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो हिंदी का इंग्लिश में करके है ना, उसका हमने नाम ही गलत कर दिया। जैसे कहते हैं डेंगू, डेंगू नहीं होता, इट्स डेंगी होता है। ठीक है, सुनो, क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले। जैसे मैंने कहा जो दमा बीमारी है, एस्मा, वो क्या है, क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज क्यों भाई, लंबे समय तक चलता है ना, वो कभी ठीक नहीं होता। बोलोगे मैडम आपको कैसे पता, तो भाई ये सांस का प्रॉब्लम हमारा भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसीलिए क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, राइट? क्रोनिकल, अब ये क्या है, तो भाई हिस्ट्री को ही लगभग हम लोग क्रोनिकल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें भी अकॉर्डिंग टू इवेंट, जैसे हुआ है ना कोई भी इंसिडेंट आप देखना वैसे ही उसी अकॉर्डिंग पढ़ते हो। सो अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो मैंने कहा ऐतिहासिक घटनाओं का एक रिटन रिकॉर्ड, लिखित दस्तावेज, इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, यानी टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, डेंगू नहीं होता है, डेंगी होता है। खुशी, डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है। टीबी बोलते हो पूरा फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। डायरिया का स्पेलिंग कई बार आया है, डायरिया का स्पेलिंग बताओ तो क्या होता है? अब अभी मेरे पे ये मैसेज आया है 6 क्लास से, बार बार आपको बोल रहा हूं क्या यार। अमन, क्या सुन लूं, बोलो। चलो हो गया। सिंक्रोनस, समकालीन। बेटा समकालीन मतलब देखो, क्रोनो का मतलब टाइम था, क्रोनो का मतलब टाइम। जब भी OUS दिखाई दे समझ जाना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, क्रोनो का मतलब टाइम और सिन मतलब सेम, यानी हैपनिंग एट द सेम टाइम। इसको आप कंटेम्प्ररी कह सकते हो, यानी कि
एक ही समय पर जो हुआ, कंटेम्प्ररी। ठीक है, इसका मतलब एट द सेम टाइम। असिंक्रोनस यानी हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर। बेटा मैं अपने बैचेस में इस तरह के 20 शीट्स कराती हूँ। ये 13 नंबर शीट है, मैं 1 से लेकर 20 तक पूरा कराती हूँ। प्लस आपको रिकॉर्डेड जो मिलता है वो 9 स्टोरीज मिलता है, करीबन 500 वोकैबुलरी वो होंगे। उसके बाद GIF वोकैब मिलता है, ये सब कुछ मिलता है आपको, ताकि आप उसको पूरा मिला के करीबन 3000 से ऊपर वोकैब आपको याद करा देते हैं। DIARRHOEA बेटा ये होता है। ठीक है, दीक्षा थोड़ा सा रॉन्ग कर दी बेटा, HOEA होगा, तुमने अमेरिकन स्पेलिंग बताया। ठीक है मनीष, अभी आपको फोन आ जाएगा कल तक। क्लियर हो गया? देखो नेक्स्ट आओ METER। जब भी देखे आप समझ जाना यंत्र है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देखो मीटर में METRE, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। यूनिट ऑफ लेंथ को हम METRE कहते हैं। बेटा पॉली का मतलब कई होता है। ठीक है, और ग्लॉटस जो होते हैं ना, ग्लॉटस एपिग्लॉटस, बेटा यहाँ पे गले में आपका होता है। ठीक है, ग्लॉटस एपिग्लॉटस यानी कि ये ऑफ कोर्स भाषा या आवाज से ही रिलेटेड होगा, है ना, आपके स्वर से ही। गैमी रूट है शादी का, वो कैसे बना वो बताऊंगी मैं आपको। एंड्री रूट है पुरुष यानी कि मैन का, और जीनी या गायनी ये महिला से रिलेटेड है। कहाँ पे गायनी होगा कहाँ पे जीनी होगा ये वर्ड पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। स्पोकन इंग्लिश चैनल में अचीवर अब करेंगे बेटा। अभी 3-4 दिन से हम लोग बहुत परेशान है, जानते हो, क्लास सब रुक गई, नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। यस सचिन, डोरेमोन नहीं, वो नहीं, कुछ और बताती हूँ, रुको। क्रोनोमीटर क्या होता है? ऐसा मीटर जो टाइम नापे, जनरली बहुत सटीक टाइम नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एनीवे याद रखना, क्रोनो मतलब टाइम, मीटर मतलब यंत्र। ऐसा यंत्र जिससे टाइम नापा जाता है, घड़ी नहीं। घड़ी तो बहुत ही रैंडम, क्योंकि इसमें नैनो सेकेंड वगैरह आप नहीं नाप सकते हो अपने घड़ी में, याद रखना। ठीक है, पॉलीग्लॉट बेटा, ग्लॉटस यहाँ पे है, एपिग्लॉटस ग्लॉटस सब यहाँ पे है। पॉली मतलब कई, ग्लॉटस मतलब भाषा हो जाएगा फिर तो। पॉलीग्लॉट बहुभाषा यानी कि जो कई भाषाओं को बोल सकता है वो पॉलीग्लॉट है। बेटा इसका सिनोनिम में कई बार आप लिंग्विस्ट भी देखोगे, लेकिन बेटा लिंग्विस्ट का एक और मतलब निकलता है, अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेजेस, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ पॉलीगैमी। गैमी का मतलब शादी, पॉली मतलब कई, तो पॉलीगैमी बेटा गैमेट से बना है गैमी। अगर आप कहोगे कि फ्लावर्स को देखोगे ना, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम से एंड्री उठाया, पुरुष बना दिया, और जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं गाइनीशियम। तो गायनी उठा लिया महिला के लिए, राइट, और दोनों का जब पॉलिनेशन होता है तो गैमेट्स बनता है। तो गैमेट उठा लिया, गैमी बना दिया शादी के लिए, पॉलीगैमी। और पॉली इंग्लिश में क्या होता है? कई, जानते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, 1 बाई ट्राई पॉली। तो पॉली का मतलब कई और गैमी मतलब शादी, यानी कि बहुविवाह। यानी मैंने क्या कहा था कि भाई आज के ज़माने में आप 5-5 पति नहीं रख सकते हो, 5 पत्नियां नहीं रख सकते, पॉलीगैमी अलाउड ही नहीं है। बिगैमी करोगे, बाईगैमी नहीं बोलते उसको, बिगैमी कहते हैं, तो ही अंदर चले जाओगे, पॉलीगैमी तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, जिसके अंतर्गत पॉलीजीनस एंड पॉलीएंड्रस लोग बनते हैं। व्हाट इज पॉलीएंड्री? कई कई पति रखा ना कोई, तो वो पॉलीएंड्री हो गया वो।
जैसे पॉलीएंड्री द्रौपदी के ज़माने में अलाउड था, तो पॉलीएंड्रस थी वो, है ना। वैसे ही अगर 2, 4, 5 पत्नियां रख रहे हैं लोग तो वो पॉलीजीनस है क्योंकि पॉलीजिनी अलाउड था। ठीक है, क्लियर। दीक्षा, वाह 45+ आ रहे, और देखो एकदम रेगुलर है ये लड़की। सबसे अच्छी बात है, कुछ मेरे बच्चे कहते हैं मैम असल में उसकी इंग्लिश अच्छी है ना इसलिए वो होमवर्क करके आती है। अब मेरा कहना है वो होमवर्क करके आती थी शुरू से इसलिए उसकी इंग्लिश अच्छी है। अब ये देखो ये लड़की को 45+ आ रहा है फिर भी वो पढ़ती रहती है। अब वो रेगुलर है, हमेशा देखती हूँ आंसर में दीक्षा का आंसर ज़रूर आएगा। तो ऐसी सिंसियरिटी रेगुलरिटी के साथ पढ़ो ना। ठीक है, हम तो क्लास में लास्ट दिन मैंने बैच नंबर 5 हमारा फाउंडेशन 5 जब शुरू हुआ था, बहुत मतलब करीबन कह सकती हूँ मैं पूरा हॉल जो 900 बच्चों का हॉल था वो फुल था। और लास्ट दिन जिस दिन उन लोग का फेयरवेल हुआ मुझे लगता है 150 बच्चे आए थे उस दिन। तो अजय राणा ने भी कह दिया कि ये है जो सिलेक्शन बैठा हुआ है, मैंने भी कह दिया यस। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, जो परसिवरेंस होता है वही आपको रिजल्ट देता है। 2 दिन पढ़ के ना आपका रिजल्ट निकलेगा, मेरा भी नाम खराब होगा। चलो हाँ, 6 लाख कंप्लीट हो गया है। राहुल कुमार सिंह, देखो आगे क्या करते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट आओ, ये समझ में आ गया ये पेज, राइट। अब आओ नेक्स्ट। आर्की, आर्की का मतलब बेटा शासन होता है, रूल होता है। ठीक है, पॉली का मतलब तो पता ही है आपको। मॉर्फो, जहां दिखे समझ जाना, ये फॉर्म या रूप होता है, फॉर्म्स भी कहते हो जैसे इंग्लिश में आप। अब मैं बताऊंगी कैसे बनाइए बेटा। डेमी हैज कम फ्रॉम द वर्ड डेमो, और डेमो का मतलब लोग होता है। लिंगुआ, जहां दिखे समझ जाना, भाषा की बात हो रही है, तो देखो यहां पर भी लिंगुआ है, देख रहे हो। रूट समझो पहले। नेक्स्ट आओ, पॉलीआर्की। आर्की का मतलब शासन, पॉली मतलब कई। पॉलीआर्की का मतलब है कई लोगों के द्वारा शासन। पॉलीआर्की का मतलब हुआ कई लोगों के द्वारा शासन, पॉलीआर्की। पॉलीमॉर्फिक, बेटा मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं जो ना, वो शरीर का कैसे बना हुआ है हमारा शरीर, वो पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक में क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे कई, और मॉर्फो मतलब मैंने कहा क्या कहा, संरचना। तो मतलब कुछ ऐसी संरचना, कुछ ऐसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना जो आप पढ़ोगे ना तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो। तो पॉली मतलब कई, यानी कई रूप। सो पॉलीमॉर्फिक भगवान दिखता है यार हिंदू धर्म में, कई रूप वाला, अकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिक। और पॉलीडेमिक, बेटा पॉली मतलब कई और डेमो मतलब लोग। भाई कई लोगों में अगर वो पाया जाता है तो पॉलीडेमिक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी पाया गया तो पैंडेमिक। कोरोना था ना, कोविड है ना, क्या किया था, भयंकर कांड किया था। सो व्हाट इज पॉलीडेमिक? पॉलीडेमिक जो कई लोगों पर असर करे। पैंडेमिक मतलब जो सब पर असर करे। अर्जा फिरदौश, बेटा इतना रोने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नीचे कमेंट करके छोड़ देना, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है। शिवम, फ्लिपकार्ट में सिर्फ डेकोमार्ट से बुक लेना बेटा, और किसी से नहीं। ठीक है। पॉलीडेमिक मैंने क्या कहा, कई लोगों के द्वारा शासन। लिंग्विस्ट, बेटा लिंग्विस्ट का मतलब वही जो अभी पढ़ाया था, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, दोनों सेम है, बहुभाषिया। लेकिन बेटा अगर आप कहोगे भाषाओं की पढ़ाई, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, तो बेटा वो लिंग्विस्टिक्स होता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक्स होता है। और लिंग्विस्टिक्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बेटा, वो भी लिंग्विस्ट होते हैं। ठीक है। लिंग्विस्टिक्स यानी भाषाओं की पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं वो भी लिंग्विस्ट कहलाते हैं। एंड व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका? जब पूरे दुनिया से लोग आके कहीं बसे तो वहां पे हुआ कि भाई बात कैसे करें। उस समय आपके व्हाट्सएप नहीं होते थे ना कि एक दूसरे के साथ बस स्माइली और इमोजी भेज दिए। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग बात कैसे करें। उन लोगों ने एक कॉमन लैंग्वेज निकाला, वो लैंग्वेज जो सब समझ सके। और जानते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में
ये इंग्लिश आया। सो लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है? शेयर्ड लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका। ठीक है, और लिंग्विस्ट का दो मीनिंग निकला, एक तो भाषाओं की पढ़ाई करने वाला और दूसरा पॉलीग्लॉट का सिनोनिम, यानी जो कई भाषा जानता था। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा, जिसका सिनोनिम है वो तो मैं लिखवा दे रही हूँ। अब लिंग्विस्ट का कह दिया मैंने, जैसे अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, इसका एक और मीनिंग है जो मैंने कहा था अभी, पॉलीग्लॉट, और एक और इसका मीनिंग है अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अब आप अगर पूछोगे लिंग्विस्टिक क्या होता है, बेटा लिंग्विस्टिक नहीं कहा, लिंग्विस्टिक्स कहा है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है लिंग्विस्टिक्स इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। देखो, लिंग्विस्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। बाई, आपको पता है बाई का मतलब दो होता है, और लिंग्वा मतलब लैंग्वेज। बाइलिंगुअल, दो भाषाओं में। जैसे इस बुक में हमने क्या लिखा हुआ है, देखो, टियर 1 बाइलिंगुअल, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है, क्लियर? डिस्पैरेज, बेटा निंदा करना। आप किसी का निंदा कर रहे हो तो आप कहोगे यू आर डिस्पैरेजिंग दैट पर्सन। डिस्पैरेजिंग का मतलब हो गया निंदा करना। डिस्पैरेज का सिनोनिम डेप्रिकेट, बिलिटल, जो किया उसको कम करके आंक देना, बिलिटल, डेनिग्रेट, लैम्बास्ट, ट्रेड्यूस, डिप्लोर, इन सब का मतलब होता है निंदा करना। आसान भाषा जो है वो यहाँ पे दिया ही नहीं मैंने, क्रिटिसाइज, कंडेम। ठीक है, इसका एंटोनिम कहोगे तो प्रशंसा करना होगा, यानी प्रेज। देखो एंटोनिम का साइन होता है ये, लॉर्ड, अपलॉड, एक्लेम, एक्सटॉल, प्रेज किया है, एप्रिशिएट, ये सारा एंटोनिम हुआ। इन सब का मतलब तारीफ करना। कंडेम है तो कमेंड यहां लगाना, कमेंड का मतलब तारीफ करना। ठीक है, फाइन। कंडेम का मतलब बेटा भर्त्सना करना, निंदा, ज्यादा निंदा करना इज कंडेम। ठीक है, समझ में आया? देखो डिस्पैरेज का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा निंदा करना, क्रिटिसाइज लगा दिया मैंने, डेप्रिकेट, बिलिटल, डेनिग्रेट, लैम्बास्ट, रेड्यूस, डिप्लोर, क्रिटिसाइज एंड कंडेम, निंदा करना। तारीफ करना, प्रेज, लॉर्ड, अपलॉड, एक्लेम, एक्सटॉल, एप्रिशिएट, कमेंड, इन सब का मतलब तारीफ करना। ठीक है ना? वर्बिटम, शब्दशः, जैसे प्रेसी मेरे से सीखने आते हैं बच्चे जब डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो मैं कहती हूं कि भाई इसको पढ़ के समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि अगर आप वर्बिटम लिख दोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो वर्बिटम का मतलब क्या होता है, जैसा लिखा है शब्द को एज इट इज रट्टा मार के या देख देख के मैं उतार दूं वर्ड फॉर वर्ड, एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, इसको कहते हैं वर्बिटम, यानी कि शब्दशः जैसा शब्द दिया है उसको वैसे कॉपी कर लिया। तो इसीलिए इसका आसान वर्ड में कहोगे कॉपी। ठीक है, और वर्बिटम एडवर्ब है तो इसीलिए इसको हम कॉपी नहीं कॉपीड कह सकते, हालांकि वर्ब के रूप में ही हो गया। टेमेरिटी, बेटा जब आप दुस्साहस दिखाते हो ना बहुत,
तो आपकी टेमेरिटी देखकर आपके पेरेंट्स भी हैरान होते हैं, भाई इतना ऐसा तो हमने पैदा नहीं किया था, है ना। ब्रेवरी दिखा रहे हो और उनसे ही बदतमीजी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रूडनेस। देखो ऑडेसिटी, बोल्डनेस तो सिनोनिम में मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन टेमरिटी का मतलब रूडनेस होता है। देखो रूड है ना, उसी का अगर मैं नाउन फॉर्म दूंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड रूड, जिसको हम कहेंगे रूडनेस। इसका सिनोनिम में ब्रेजननेस है। ब्रेजननेस का मतलब अनड्यू ब्रेवरी, अच्छा नहीं लगता ऐसी बदतमीजी, है ना। अगर आप कहोगे धृष्टता का एंटोनिम, तो बेटा इसका एंटोनिम में हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ठीक है। देखो टिमरिटी का उल्टा मॉडेस्टी, ये सारा एंटोनिम है, धृष्टता का एंटोनिम है, याद रखना। नेक्स्ट आओ र्यूफुल। बेटा र्यूफुल जब आप होते हो ना तो आपको पश्चाताप से भर जाते हो। देखो रिग्रेटफुल, फुल ऑफ रिग्रेट, रिपेंटेंट जिसको कहोगे, है ना, रिपेंटेंट होते हैं जब आप फील करते हो सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, कॉन्ट्राइट। ऑर्डर किया था बेटा, वॉल्यूम 1 कलर्ड प्रिंट नहीं है बेटा, वॉल्यूम 1 कलर्ड प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, लिख दे रही हूं। रिपेंटेंट, रिपेंट करते हो तो पश्चाते हो, पश्चाताप करते हो, पछताते हो। बेटा जब भी आप लोग कुछ ऑर्डर करते हो तो बेटा ऑर्डर नंबर बता दिया करो, तब हम लोग निकाल के दे सकते हैं। कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी तुरंत ऑर्डर किया हो तो थोड़ा देर रुको। नेक्स्ट आओ, अब रूट, नेक्स्ट रूट देखो, सब में एक एमी वर्ड दिख रहा होगा। बेटा एमी का मतलब फ्रेंड होता है, ठीक है, सब में देखो एमी दिख रहा होगा। यहां CIDE, इसका मतलब होता है हत्या, किलिंग। एमिकस क्यूरे, बेटा क्यूरे हैज कम फ्रॉम वेरी ओल्डन लैंग्वेज, जो था उसका मतलब कोर्ट था। तो एमिकस क्यूरे होते हैं फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कई बार सुप्रीम कोर्ट वगैरह, कुछ जो सीनियर लॉयर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ ये काम करिए, किसी और देश में हमारे किसी को अगर कैद कर लिया है तो ठीक है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट्स ये जाते हैं वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए। तो कोर्ट अपने खुद उठ के नहीं जा सकता, तो एमिकस क्यूरे से हेल्प करता है, जो कहता है फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। देखो एमिकस क्यूरे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। एमिटी का मतलब दोस्ती, क्योंकि एमी क्या किससे बना है, दोस्त से, तो एमिटी है फ्रेंडशिप। बेटा फ्रेंडशिप का एंटोनिम होगा दुश्मनी, दोस्ती का एंटोनिम क्या होगा, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनमिटी, बैड ब्लड। ये सब फ्रेंडशिप का एंटोनिम है। फाइटरमैन बुक का ऑर्डर का नंबर 2। क्रिकेट, बेटा लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, बेस्ट VOD बैच है स्पोकन के लिए। इंग्लिश में आंसर राइट क्यों करना है सुनील, आपको 42 नंबर बैच में मैं आंसर राइटिंग तो सिखाऊंगी नहीं। आदित्य का देखो। नेक्स्ट आओ, एमिएबल एंड एमिकेबल। बेटा दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब क्या है, एमी मतलब फ्रेंड, तो एमिएबल मतलब फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव। देखो दोनों का सिनोनिम में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव तो लिखा हुआ है ही, सपोर्टिव, जीनियल, एफेबल,
ये हो गया एमिएबल, एमिकेबल, इन सब का मतलब है दोस्ताना भरा, है ना। अगर आप इसका एंटोनिम देखोगे तो हॉस्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अब एनी हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी है, हॉस्टाइल है। एक्रिमोनियस, ठीक है। एंटागोनिस्टिक, एंटी से बना है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है दुश्मनी भरा, एंटी है आप उसकी विरुद्ध है। हॉस्टाइल हो आप, हॉस्टिलिटी से एडजेक्टिव बना दूं मैं, हॉस्टाइल, ठीक है। इसका एंटोनिम तलवार खींच के एकदम एक दूसरे से क्रॉस कर दिया है। इसका एंटोनिम बता रही हूं मैं अब बेटा, ये सारा एंटोनिम है। ये सारा एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम। एट डैगर्स ड्रॉन, कटार खींची हुई है, एट डैगर्स ड्रॉन। एट क्रॉस सॉर्ड्स, तलवारें खींची हुई है। देखो सारा फ्रेंडली का एंटोनिम है। दुश्मनी, एक्रिमोनियस, एंटागोनिस्टिक, हॉस्टाइल, एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। एट क्रॉस सॉर्ड्स यानी तलवारें एकदम क्रॉस करके खड़े हैं, ठीक है। देखो कितना एंटोनिम लिखा दिया। एमिएबल, एमिकेबल का सिनोनिम, एमिएबल का एमिकेबल, सपोर्टिव, जीनियल, एफेबल, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव। एंटोनिम एक्रिमोनियस, एंटागोनिस्टिक, हॉस्टाइल, एट डैगर्स ड्रॉन, एट क्रॉस सॉर्ड्स, ठीक है। कुछ नोट नहीं करना, ये अभी हम सेव मारेंगे आपको दे देंगे, राइट। नेक्स्ट, साइड का मतलब क्या है? दुश्मन, ये हत्या। तो एमी मतलब फ्रेंड, यानी फ्रेंड की हत्या। एमिसी साइड का मतलब हुआ किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, यानी दोस्त की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इनमिकल। बेटा एमी का मतलब हो गया दोस्त, और यहां एमी ए खत्म, इनी हो गया। इन मतलब नेगेटिव, तो इनमिकल क्या होगा? दुश्मन के जैसा, जो ईविल है, जो दुश्मनी वाला है, हार्मफुल, हॉस्टाइल। तो अब मैं इसको अलग से क्यों पढ़ाऊं? मैं ऐसा क्यों ना करूं कि एमिएबल का इनमिकल यहीं पर लिख दूं, क्योंकि हॉस्टाइल लिखा है ना यहां पे, देखो तो हॉस्टाइल यहां पर भी तो लिखा हुआ है, देखो हॉस्टाइल है ना, जो दुश्मन के जैसा है, लेकिन बेटा नुकसानदेह भी है, हार्मफुल भी है। तो हार्मफुल का सिनोनिम यहां लिख दूं मैं, डेट्रीमेंटल, नुकसानदेह, हैजार्डस। आप कहोगे नुकसानदेह का उल्टा तो फायदेमंद होता है, तो नुकसानदेह का उल्टा में लिख दूं बेनिफिशियल, फेवरेबल, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल। अगर आप कंड्यूसिव टेम्परेचर में हो, कंड्यूसिव एनवायरमेंट में हो, तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो क्लियर? फिर आओ नेक्स्ट बेटा, इम्प्यूडेंस। जरा यहां देखो तो रूडनेस है, यानी वही तो लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर्स है। यानी ये इम्प्यूडेंस का सिनोनिम जो मैं देख रही हूं, इंसोलेंस एंड इम्पर्टिनेंस। इम्प्यूडेंस, जहां पे धृष्टता हम लोग पढ़े थे, कहां पढ़े थे धृष्टता? यहां पर देखो, यानी टिमिडिटी में मैं यहां लिख सकती हूं इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस, दिखाओ तो क्या क्या था यहां, देखो तो इम्पर्टिनेंस, इंसोलेंस, एक बच गया और इंसोलेंस भी लिख ले। एक मिनट, इम्पर्टिनेंस,
एंड इंसोलेंस। हम एक ही जगह लिख के क्यों ना सब याद कर लें, अलग अलग जगह पे लिखने के बदले में। तो टेमरिटी का सिनोनिम में है बदतमीजी, रूडनेस, इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस, इंसोलेंस, ब्रेजननेस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी तो थोड़ी सी हिम्मत वाली चीज हो गई। एनीवे, अब हम वापस चलते हैं और हमारा ये वोकैबुलरी यहां से उड़ा दिया बस। वेग्रेंट, बेटा जो लोग होते हैं ना मांग के खाते हैं उनको वेग्रेंट कहते हैं, है ना। उनके पास घर नहीं होता, कहोगे मैडम बेगर ही तो मतलब है। ठीक है यार, थोड़ा सा लीगल टर्म वेग्रेंट है, अदरवाइज इसका मतलब ही हो गया बेगर। और एक और सिनोनिम है मेंडिकेंट। यस, एक और सिनोनिम इसका है मेंडिकेंट होना चाहिए। यस, मेंडिकेंट हो गया। ये सब होते हैं भिखारी, ठीक है। मेंडिकेंट, बेगर एंड वेग्रेंट, तीनों का मतलब भिखारी जो मांग के खाते हैं। और ये हमारा 13 नंबर वोकैबुलरी का शीट। सिनोनिम, कई एंटोनिम्स भी किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस किया। बेटा ऐसे करीबन हम लोग 20 शीट्स करेंगे। और इसके अलावा जो मैं करवाती हूँ आपको, वो कुछ रिकॉर्डेड भी मिलता है आपको। जैसे सारे जितने स्टोरीज है, करीबन 9 स्टोरीज है, जिसमें एक में कम से कम 50 होंगे वो क्या, यानी 9 5 45। तो आप मान के चलो 500 से ऊपर वोकैबुलरी स्टोरीज में रहेगा, प्लस GIF वोकैब होगा, वो सब आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। और ये सारे शीट्स में क्लास में कराती हूँ। ये पूरा कंप्लीट आपको इंग्लिश स्पेशल में मैं कराऊंगी। 42 नंबर बैच नहीं, सारे बैचेस में होता है। तो आप निश्चिंत रहना, जिस दिन ग्रामर खत्म पूरा, कहाँ से, इस बुक से, ठीक है। वोकैबुलरी ये 20 शीट्स खत्म, GIF और स्टोरीज लोड हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करा दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप वाइज करा दिया, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करा दिया 3 तक, कम से कम लेवल 3 तक। तो बस उस दिन बैच खत्म होगा। यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है ना, ये सब कुछ कराऊंगी। प्लस सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी कल, कुछ और पढ़ाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच।